हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज से अपन 12th बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो चैप्टर वाइज रहेगी। फर्स्ट अपना जो चैप्टर है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट या आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को अपन सोल्व करने जा रहे हैं। पहला जो अपना क्वेश्चन है वो है, प्रत्येक बीजाणुजन ऊतक एक सक्षम पराग मात्र कोशिका होती है। बीजाणुजन कोशिका में किस प्रकार के विभाजन होते हैं? अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, एंडोमाइटोसिस या एमाइटोसिस। तो बीजाणुजन ऊतक जो होता है वो पराग कोश के लघु बीजाणुधानी का ऊतक होता है। पराग कोश के लघु बीजाणुधानी में बीजाणुजन ऊतक क्या करता है? टेपिटम से पोषण प्राप्त करके पराग मात्र कोशिका बनाता है। यानी कि पोषण प्राप्त करने पर ये कोशिकाएं जब आकार और आयतन में बड़ी हो जाती है तो इन्हीं की उन कोशिकाओं को अपन पराग मात्र कोशिका या लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिका या पराग मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होती है और लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है, माइक्रोस्पोर्स बनाती है जो अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। सेकंड जो अपना क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 60% आवर्तबीजी पौधों में परागकण किस अवस्था में संगलित होते हैं? 60% आवर्तबीजी पादपों में, यानी कि जब पराग कोश परिपक्व हो जाता है तो पराग कोश का स्फुटन होता है और पराग कोश के स्फुटन पर परागकण बाहर मुक्त होते हैं। तो 60% जो आवर्तबीजी पौधे उनमें परागकण कैसी अवस्था में मुक्त होते हैं? एक कोशिकीय अवस्था में, दो कोशिकीय अवस्था में, तीन केंद्रीय अवस्था में या तीन कोशिकीय अवस्था में। तो 60% आवर्तबीजी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो परागकण मुक्त होते हैं वो दो कोशिकीय अवस्था में मुक्त होते हैं। इनमें एक तो होती है वेजिटेटिव सेल यानी कि कायिक कोशिका और दूसरी होती है जनरेटिव सेल यानी कि जनन कोशिका। यानी एक बड़ी कायिक कोशिका होती है, छोटी जनन कोशिका। तो 60% में ये दो कोशिकीय अवस्था में मुक्त होते हैं। लेकिन दूसरा जो फैक्ट अपन देखते हैं, 40% आवर्तबीजी पादप जो होते हैं, 40% आवर्तबीजी पादपों में जो परागकण मुक्त होते हैं वो तीन केंद्रीय अवस्था में मुक्त होते हैं। क्योंकि इनमें जनन कोशिका जो होती है, कायिक कोशिका तो वैसी की वैसी रहती है, लेकिन जनन कोशिका जो है वो डिवाइड होकर के फिर से दो नर युग्मकों का निर्माण कर लेती है और टोटल जो है वो तीन केंद्रीय अवस्था में मुक्त होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक प्रजातियों के परागकण कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी और श्वसन वेदना पैदा करते हैं, जो कभी कभी चिरकालिक श्वसन विकार उत्पन्न होते हैं, जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस दोनों या एम्फिसीमा। तो इनमें से जो अपना राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा दोनों। क्योंकि जो परागकण है, पौधों के परागकण लोगों में जो एलर्जी फैलाते हैं, एलर्जी उत्पन्न करते हैं और श्वसन विकार यानी कि सांस से संबंधित, श्वसन से संबंधित जो बीमारियां उत्पन्न होती है वो अस्थमा भी होता है और ब्रोंकाइटिस, दोनों प्रकार की बीमारियां जो होती है वो परागकणों की एलर्जी से होती है। यानी कि दोनों जो है अपना अस्थमा और ब्रोंकाइटिस दोनों ही इसके लिए जो रहेंगे वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो है, परागकण में उपस्थित छोटी कोशिका जो तर्कुरूप तथा घने जीव द्रव्य वाली होती है उसे क्या कहते हैं? तो अभी अपन ने बात की थी कि परागकण जब मुक्त होते हैं 60% पादपों में, उसमें दो कोशिकाएं होती है, एक बड़ी कायिक कोशिका होती है, एक छोटी जनन कोशिका होती है। तो यहाँ पर जो छोटी कोशिका है जो तर्कुरूपी है, घने जीव द्रव्य वाली है, वो पहला ऑप्शन है कायिक कोशिका, दूसरा है जनन कोशिका, तीसरा है ट्यूब सेल और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा अपना वो रहेगा जनन कोशिका। क्योंकि कायिक कोशिका दो ही कोशिकाएं होती है परागकण में, बड़ी वाली होगी कायिक कोशिका और छोटी वाली होती है जनन कोशिका। लेकिन 40% पौधों में ये परागकण तीन केंद्र की अवस्था में मुक्त होते हैं, वहां पर जनन कोशिका ही डिवाइड होकर के दो नरयुग्मक बनाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आवर्तबीजी प्रारूपिक आवर्तबीजी पौधे के परिपक्व भ्रूण कोश में होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 7 कोशिका 8 केंद्रक, सेकंड ऑप्शन है 9 कोशिका 7 केंद्रक, थर्ड ऑप्शन है 3 कोशिका 3 केंद्रक और फोर्थ ऑप्शन है 2 कोशिका और 2 केंद्रक। तो परिपक्व जो आवर्तबीजी पादपों का भ्रूण कोश है उसमें अपन देखते हैं कि निभाग की ओर यानी कि चेलेजल एंड की तरफ अपन देखते हैं 3 कोशिकाएं होती है। 3 कोशिकाओं का एक समूह होता है जिनको अपन कहते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। दूसरा जो है इनके माइक्रोपाइलर एंड की तरफ यानी कि नीचे की तरफ अपन देखते हैं कि यहाँ पर भी 3 कोशिकाओं का एक समूह दिखता है
और इन 3 कोशिकाओं को अपन कहते हैं अंड समुच्चय या एग अप्रेंटस। इस एग अप्रेंटस में ये दोनों साइड की जो दोनों कोशिकाएं होती है इनको सहायक कोशिका या सिनर्जिड सेल कहते हैं, और जो बीच वाली जो कोशिका होती है इसको अंड कोशिका या एग सेल कहते हैं। यही एग सेल जो है यही फीमेल गैमेट यानी कि मादा युग्मक की तरह कार्य करती है। इसके बीचों बीच में एक कोशिका होती है जिसमें कि 2 केंद्रक होते हैं और इसको कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस या ध्रुवीय केंद्रक यानी कि द्वितीय केंद्रक। तो यहाँ पर अपन देखते हैं 3 ऊपर 3 नीचे 6 और बीच में 1 यानी कि 7 कोशिकाएं हैं, लेकिन केंद्रक अपन देखते हैं कि बीच वाली में 2 है। तो अपना जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाता है कि परिपक्व भ्रूण कोश में 7 कोशिकाएं होती है, लेकिन केंद्र कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस सिचुएशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपरा से उत्पन्न होने वाली दीर्घ बीजाणुधानी सामान्यतः क्या कहलाती है? फर्स्ट ऑप्शन है बीजांड, सेकंड है अंडाशय, थर्ड है गर्भाशय गुहा और फोर्थ है परागकोश। तो जो अंडाशय है, अंडाशय में अपरा वो स्थान होता है जहां से बीजांड जुड़े रहते हैं, यानी कि अपरा से जो माइक्रोस्पोरेंजियम दीर्घ बीजाणुधानी या गुरु बीजाणुधानी जिसको कहते हैं जो विकसित होती है उसका नाम है बीजांड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास में केवल एक बीजपत्र को क्या कहते हैं? घास जो है वो एक बीजपत्री पादप होते हैं, तो इनके बीजपत्र को अपन किस नाम से जानते हैं? टाइगेलुम, स्क्यूटेलम, कोलियोप्टाइल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अपना वो रहेगा स्क्यूटेलम। यानी घास के पौधों का जो एक बीजपत्र होता है, एक जो कोटिलेडन होता है उनका, उसका नाम होता है स्क्यूटेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजपत्रोपरिक यानी कि हाइपोकोटाइल में प्ररोह शीर्ष तथा कुछ आदिकालिक पर्ण होते हैं जो एक खोखला पर्शिय संरचना को घेरते हैं, जिसे क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है प्रांकुर चोल यानी कि प्ल्यूम्यूल, सेकंड है ऑक्जेलिस, थर्ड है पर्शल्क और फोर्थ है कोई नहीं। तो हाइपोकोटाइल जो बीज होता है, बीज में जो भ्रूण होता है यानी कि एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर का जो पार्ट होता है, जैसे ये एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी तो एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर का जो पार्ट है इसको बोलेंगे हाइपोकोटाइल, और एम्ब्रियोनल एक्सिस के जो लोअर पार्ट होगा उसको बोलेंगे एपिकोटाइल। हाइपोकोटाइल या बीजपत्रोपरिक, यह है बीजपत्राधार। बीजपत्रोपरिक में जो संरचनाएं स्थित होती है इनको कहते हैं प्ल्यूम्यूल यानी कि प्रांकुर, और प्रांकुर के ऊपर होता है प्रांकुर चोल। तो यहाँ पर क्या रहेगा? प्रांकुर चोल। तो राइट आंसर रहेगा प्रांकुर चोल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, चेस्मो क्लिस्टोगेमस पुष्प उपस्थित होते हैं। चेस्मो क्लिस्टोगेमस जिनको हिंदी में अगर अपन कहे तो इनको उन्मिल पुष्प कहते हैं। उन्मिल या चेस्मो क्लिस्टोगेमस यानी कि ऐसे पुष्प जो खिलते हैं या जो खुलते हैं। तो जितने भी फूल होते हैं, पुष्प 2 प्रकार के होते हैं। पुष्प होते हैं अनुन्मिल, अनुन्मिल्य पुष्प, अनुन्मिल्य या जिनको क्लिस्टोगेमस कहते हैं। दूसरे होते हैं चेस्मो क्लिस्टोगेमस जो कि खुले रहते हैं, खिलते हैं या खुल जाते हैं, उनको कहते हैं उन्मिल पुष्प। तो यहाँ पर ऑप्शन है अपने पास में वायोला, ओक्जेलिस, कोमेलिना और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो उपरोक्त सभी, क्योंकि ये जो तीनों पुष्प है वायोला, ओक्जेलिस और कोमेलिना, इन तीनों प्रकार के पौधों में दोनों प्रकार के पुष्प लगते हैं। उन्मिल भी, आधे इनके पुष्प जो होते हैं वो होते हैं उन्मिल और आधे होते हैं अनुन्मिल। अनुन्मिल यानी कि चेस्मोगेमस भी होते हैं इनमें और क्लिस्टोगेमस भी होते हैं, यानी कि कुछ पुष्प होते हैं जो खिलते हैं और कुछ पुष्प जो होते हैं वो नहीं खिलते, यानी कि हमेशा बंद रहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, यद्यपि अधिकतर प्रजातियों में फल निषेचन का परिणाम होते हैं, परंतु यह ऐसी प्रजातियां भी है जिनमें बिना निषेचन के फल विकसित होते हैं। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो हमेशा ही पादपों में भ्रूण का निर्माण, फल का निर्माण, बीज का निर्माण निषेचन के बाद ही होता है। लेकिन यदि किसी में फल का निर्माण बिना निषेचन के हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं अनिषेचन। नेक्स्ट जो रहेगा अपना क्वेश्चन वो रहेगा,
गैर एल्बुमिनस बीज पाए जाते हैं। गैर एल्बुमिनस बीज यानी जिनको अभ्रूणपोषी बीज भी कहते हैं, यानी कि ऐसे बीज जिनमें भ्रूण के विकास के बाद भ्रूणपोष नहीं बचता। बीज दो प्रकार के होते हैं बेसिकली, एक होते हैं भ्रूणपोषी और दूसरे होते हैं अभ्रूणपोषी, यानी कि एल्बुमिनस और गैर एल्बुमिनस। भ्रूणपोषी बीज वो होते हैं जिनमें भ्रूणीय विकास के बाद भी भ्रूण पूरा डेवलप हो जाता है, उसके बाद भी बीज में भ्रूणपोष बचा हुआ रह जाता है, वो एल्बुमिनस या भ्रूणपोषी होते हैं। यहाँ पर पूछा गया है गैर एल्बुमिनस, यानी कि जिनमें भ्रूणपोष भ्रूणीय विकास के दौरान पूरा काम में ले लिया जाता है, भ्रूण पूरे भ्रूणपोष को काम में ले लेता है, भ्रूणपोष फिर बचता ही नहीं बीज में, तो वो होते हैं गैर एल्बुमिनस। और जनरली जो द्विबीजपत्री होते हैं, यानी कि डाइकोट जो बीज होते हैं, डाइकोट बीज गैर एल्बुमिनस होते हैं। मोनोकोट जो बीज होते हैं वो एल्बुमिनस होते हैं, यानी कि भ्रूणपोषी होते हैं। तो यहाँ पर जो मटर है, सेकंड ऑप्शन है मूंगफली, थर्ड है दोनों, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो मटर और मूंगफली दोनों ही डाइकोट प्लांट है और दोनों ही गैर एल्बुमिनस है, यानी कि दोनों ही अभ्रूणपोषी बीज है, नॉन एंडोस्पर्मिक बीज है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना दोनों। बीज में बीजांड का शेष रह जाता है जिसे कहते हैं, बीज में जब अंडाशय से फल बनता है, जो अंडाशय में जो ओव्यूल होता है यानी कि बीजांड होता है वो बीज में बदलता है, और जब भ्रूण विकसित हो चुका होता है तो भ्रूण के विकास के बाद में जो बीजांड काय है वो एक पतली परत के रूप में बीज में बचा हुआ रह जाता है, और इस संरचना को कहते हैं पेरिस्पर्म या परिभ्रूणपोष। जनरली काली मिर्च में देखने को मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अपना परिस्पर्म या परिभ्रूणपोष, यानी कि बीजांड काय का बीज में एक पतली परत के रूप में बच जाना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कच्चे नारियल का पानी जिससे आप परिचित है वह है। कच्चे नारियल का पानी, फर्स्ट ऑप्शन है आपका केंद्रकीय भ्रूणपोष, सेकंड ऑप्शन है कोशिकीय भ्रूणपोष, थर्ड जो है हेलोबियल भ्रूणपोष, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो कच्चे नारियल का जो पानी होता है वो होता है केंद्रकीय भ्रूणपोष। इसका राइट आंसर रहेगा केंद्रकीय भ्रूणपोष। जब नारियल अपना मतलब ऐसी वाली अवस्था में आ जाता है जिसमें कि आपको पानी भी मिलता है और उसमें एक ठोस, जिसको अपन गिरी या नारियल का जो पार्ट होता है कठोर वाला पार्ट, सॉलिड पार्ट भी आपको मिलता है खाने योग्य, तो वो होता है आपका हेलोबियल भ्रूणपोष जो मिला जुला होगा। और जब पूरा पानी सूख जाता है नारियल का और सूखा हुआ जो नारियल होता है जिसमें नारियल का केवल गोला मिलता है, ठोस रचना मिलती है, तो वो होता है कोशिकीय भ्रूणपोष। यानी कि नारियल में तीनों प्रकार के भ्रूणपोष देखने को मिलते हैं, परंतु जिसमें केवल पानी हो, कच्चा जो नारियल होता है वो होता है केंद्रकीय भ्रूणपोष। नेक्स्ट है एक नर युग्मक अंड कोशिका की ओर गति करता है और केंद्र के साथ संगलित होता है, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? एक नर युग्मक, अंड कोशिका मादा युग्मक है, अंड कोशिका पादप की मादा युग्मक है। नर युग्मक और मादा युग्मक का जब संलयन होगा तो उसको अपन क्या कहेंगे? युग्मक संलयन, त्रिक संलयन, दोहरा निषेचन, या इनमें से कोई नहीं। तो अंड कोशिका जब नर युग्मक के साथ संलयित होगी तो उसको अपन कहेंगे युग्मक संलयन। भ्रूणपोष का विकास भ्रूण विकास के रूप में बढ़ता है। आवर्तबीजी पौधों में भ्रूणपोष होता है। भ्रूणपोष का विकास भ्रूण के विकास के रूप में बढ़ता है। आवर्तबीजी पौधों में क्या होता है? दो नर युग्मक पराग नलिका के द्वारा बीजांड में जाते हैं। तो जो बीजांड होगा, इस बीजांड में दो नर युग्मक जाते हैं और बीजांड में माइक्रोपाइलर एंड पर, यानी कि बीजांड द्वारीय सिरे पर तीन कोशिकाओं का समूह होता है, जिसमें बीच वाली जो कोशिका है उसको अपन अंड कोशिका कहते हैं। अब एक नर युग्मक जो है इसके साथ में, यानी कि एक नर युग्मक जो अगुणित होगा, दूसरी जो होगी अंड कोशिका जो भी मादा युग्मक है ये भी अगुणित होगा। इनके संलयन से द्विगुणित संरचना बनेगी। इस द्विगुणित संरचना का नाम रहेगा जाइगोट, यानी कि जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। इसको सत्य निषेचन या वास्तविक निषेचन कहते हैं। लेकिन एक दूसरा नरयुग्मक, क्योंकि दो नरयुग्मक पराग नलिका द्वारा बीजांड में प्रवेश करते हैं, दूसरा नरयुग्मक जो भ्रूण कोश है, इस भ्रूण कोश के शीर्ष पर यानी कि निभाग की ओर तीन कोशिकाएं रहेगी, जिनको प्रतिमुखी कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल कहते हैं। इसके बीच में
एक दो केंद्रक युक्त कोशिका होती है जिसको ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। तो एक नर युग्मक तो किसके साथ में संलयित हुआ, अंड कोशिका के साथ में, और उसे क्या बन गया, द्विगुणित संरचना बनी जिसको अपन कहते हैं जाइगोट। लेकिन दूसरा नर युग्मक जो है वो होता है इस ध्रुवीय केंद्रक के साथ में, और जो ऑलरेडी कैसा है 2n है, द्विगुणित है, उसके पास में 2 केंद्रक है। तो इसके संलयन से जो संरचना बनती है वो त्रिगुणित संरचना बनती है, और इस त्रिगुणित संरचना को अपन कहेंगे, यानी कि 3 केंद्रकों का संलयन होता है, और 3 केंद्रकों के संलयन से ये जो संरचना बनती है इसको कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी कि प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक। और तो ऑप्शन जो है अपने वो है त्रिगुणित, द्विगुणित, एक गुणित या चतुर्गुणित। तो भ्रूण कोश जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, त्रिगुणित, क्योंकि यहाँ पर ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनती है, 3 केंद्रकों का। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।